ਫਾਸਟਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪੈਟਨਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਾਸਟ ਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू भाई। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? उस जो बिजली का संकट हैगा उसमें एक फैक्टर तो है कि समर कंडीशन डेवलप होने से लोड सिस्टम पे बढ़ता है। सारों को पता है एसी चलते हैं, लोड बढ़ता है। तो एक पास से डिमांड इंक्रीज हो गई है ड्यू टू समर कंडीशन। दूसरे पास से जो कोल शॉर्टेज है मतलब उसके साथ मतलब एग्रवेट होता है और मुश्किल हो जाता है। जनरेशन कोयले करके रिस्ट्रिक्ट हो रही है और उधर लोड बढ़ गया तो फिर संकट वाली बात तो हो ही गई। तो बात थोड़ी और डिटेल में बता दूं कि पिछले साल 2021 में 21 में अक्टूबर का महीना ऐसा है जो पैडी सीजन के बाद का है, पर अक्टूबर में भी एक बहुत बड़ा संकट आया था पावर शॉर्टेज का एंड शॉर्टेज ऑफ कोल। तो ये जो आज मुसीबत आ रही है ये एक किस्म की अक्टूबर 21 में आ चुकी है। और उस टाइम ये काफ़ी शोर मचा था कि जब इंडिया में इतने कोल रिजर्व्स हैं मतलब दुनिया के, और कोल इंडिया को पूरी मतलब आज़ादी दी गई है कि आप कोल माइन डेवलप करो और डिमांड को मीट करो, तो ये सिस्टम हुआ क्यों? उस टाइम क्या हुआ कि एक कोल सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम है अनिल स्वरूप, और वो माने जाते हैं कि बहुत ही काबिल, मेहनती और एफिशिएंट कोल सेक्रेटरी थे। और 2014-2015 में उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोल माइनिंग को डेवलप करके ताकि एक पास से तो कोल इंडिया की पावर मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, दूसरा कंज्यूमर्स को बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। तो अनिल स्वरूप जी ने पूरी मतलब मेहनत नाल ये कोशिश किया था कि कोल इंडिया की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो ताकि दोनों पासे फ़ायदा हो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो। तीसरा एक और फैक्टर आज इस साल आ रहा है दैट द रेट ऑफ इम्पोर्टेड कोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इम्पोर्टेड कोल जो मैं समझता करीबन $60 पर टन इंटरनेशनल मार्केट में, वो अब 200 से ऊपर हो गया है, 60 से 200 क्रॉस कर गया अब। अच्छा, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें शॉर्टेज है आप 10% कोयल इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी करो। क्वेश्चन इज़ कि अगर 3 गुना या 4 गुना रेट बढ़ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल कहे कि मुझे नहीं पता, तुम कोयले मतलब इंपोर्ट करो। आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, अगर कोल मिनिस्ट्री में कोयला बन नहीं रहा और शॉर्टेज है तो पावर मिनिस्ट्री ये कह दे कि मुझे नहीं पता, तुम इंपोर्ट करो, तुम्हें किसने रोका है। अगर तो उसका मतलब है शॉर्टेज तो रहेगी और भुगतो तुम कंज्यूमर्स और बिजली बोर्ड। मतलब है 3 गुना रेट बढ़ना मायने रखता है। तो ये कहते हैं नहीं 10% तक आप इंपोर्ट करो, अपना काम चलाओ। तो मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है ना, मतलब बेगानों की तरह, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह वो कहते हैं कि गलती कोई और करे और भुगते जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कंज्यूमर्स। अच्छा, जो पिछले साल तो बात हुई थी जब शोर मचा, अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में जब शोर मचा तो अनिल स्वरूप को इंटरव्यू किया गया। अनिल स्वरूप जो
14-15 में कोल सेक्रेटरी थे, उसके बाद उनको हटाया गया। वो कोशिश जो कर रहे थे इम्प्रूवमेंट, उनको हटाया गया। तो उन्होंने कोल मतलब है अनिल स्वरूप जी से पूछा, भाई ये आप तो रहे हो उस सीट के ऊपर, आप बताओ क्या शॉर्टेज की क्या पोजीशन है। तो वो कहता है कि उस टाइम 2015 में कोल इंडिया के पास करीबन 34,000 करोड़ का सरप्लस सेविंग थी। और इनका ये कहना था, जो कोल इंडिया वालों के, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, कि इस अमाउंट जो हमने कमाया है इसको हमें यूटिलाइज करने दो टू डेवलप मोर माइंस। ये तो बिजनेस का एक सीधा असूल है ना, अगर जिसने प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट को उसी बिजनेस में लगाओ ताकि वो और बढ़े। तो उस टाइम इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने प्रपोज किया था कि जैसे 34,000 करोड़ जो है हमें नवी माइने डेवलप करने में इजाज़त दो, ताकि हम और प्रोडक्शन बढ़ा सकें और कंट्री की रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकें। इस मोदी सरकार ने कहा नहीं, ये 34,000 हमारा डिविडेंड है वो छीन कर ले गए। कहता है आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप बाहर नहीं जा सकते। तो इससे किसी ने कहीं तो जो खपतकार हैं, जो लोग हैं, तो उस टाइम देखो बात ये नहीं कि आज कुछ किया और कल हो जाए। उस टाइम 2015 में 34,000 करोड़ अगर लग गया होता कोल माइनिंग डेवलपमेंट में, तो अब 2022 में हम, तो देखो 2015 और 2022 उस टाइम उसको रोका गया, वो डेवलप नहीं कर सका। एक ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि वैसे है तो काफ़ी शर्मनाक सी बात है कि कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया के जो मैनेजर्स थे, एग्जीक्यूटिव्स जिसको बोलते हैं, उनको कहा कि आप अपनी कोल माइनिंग का काम छोड़ दो और ये जो स्वच्छ भारत के जो टारगेट्स हैं ना वो मीट करने में लग जाओ। कहाँ कोल माइनिंग और कहाँ स्वच्छ भारत के लिए टॉयलेट्स बनाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें ये स्वच्छ भारत के टारगेट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप कोल माइनिंग छोड़ के इधर लग जाओ। और उस सेक्रेटरी पावर का बयान है कि मेरे जब टॉप एग्जीक्यूटिव्स को आप स्वच्छ भारत पे लगा दोगे तो फिर आप मेरे लिए, अब आप कोल प्रोडक्शन के लिए क्यों पूछते हो। ये मतलब ऐसा था, ये हालत रही है इनकी कोल माइनिंग की तरफ। थर्ड मतलब जो उसका कहना था अनिल स्वरूप का, अगर कोल इंडिया का चेयरमैन, उसकी कंपनीज के चेयरमैन आप नहीं लगाओगे तो कंपनी कैसे डेवलप करेगी, कैसे प्रोग्रेस देगी। तो ये अगेन प्राइम मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का काम है। अगर आप टॉप पोस्ट खाली रखोगे फिर कहेंगे यार तेरे प्रोडक्शन क्यों नहीं आ रही। बात ये है। सो कोल माइनिंग हैज़ सफर्ड, उससे मतलब है जनरेशन ऑफ द स्टेट्स सफ़र हो रही है। और एक चीज़ और, सारों को पता है कि जून को पैडी सीज़न शुरू होता है और हर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे पंजाब हो या राजस्थान हो, उनका ये कोशिश होता है कि जून से पहले पहले अपने थर्मल प्लांट्स पे पूरा कोयला इकट्ठा कर लें, ताकि अगले बरसात के महीनों में जब पीछे कोल माइनिंग में कमी पड़ती है उस कोयले के स्टॉक से ये पूरी जनरेशन मेंटेन कर सकें। तो कहाँ पीरियड ये था कि ये महीने मतलब अप्रैल और मई हो गया, ये 2 महीने, पहली जून को आप समझ लो कि पैडी सीजन शुरू है, तो अप्रैल महीने ये 2 महीने हैं कि जिसमें स्टॉक बिल्डअप होना चाहिए। और हो क्या रहा है कि शॉर्टेज करके बिजली घरों और ये प्राइवेट वालों को भी मतलब है इस मुसीबत में डाला गया। सो क्वेश्चन इज कि सारी प्लानिंग अपसाइड डाउन हो गई है। और एक पास से चलो इन्होंने प्राइवेटाइज किया, दो ये लहराम, ये जड़ा तलवंडी साबो और राजपुरा प्राइवेटाइज किया, तो फंडामेंटल रूल है कोयले का अरेंजमेंट वो ही करना चाहिए। ये थोड़ी कि बिजली घर मैं चलाओ, कोयला तुम मुझे लेकर दो ताकि मैं प्रॉफिट। तो ये भी मतलब है प्राइवेट वाले कहते हैं कि हमारा को तो कोई कसूर नहीं, हमारा प्लांट तो तैयार है, हमें कोयला नहीं मिल रहा इसलिए हमारी जनरेशन लूज हो रही है। अगर बात की जाए पंजाब में कहाँ कहाँ कोयले की कमी देखने, ये तो डेफिनेट है, ये जो सबसे ज़्यादा तलवंडी साबो थर्मल प्लांट में, और ये रोपड़ में भी, राजपुरा में भी कम है।
क्वेश्चन ये है कि इनको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये टाइम है स्टॉक डेवलप करने की, ना कि यार चिल्ला रहे कि मेरा तो बिजली घर बंद होने को जा रहा है, मेरे पास कोयला नहीं। जहाँ इनको डेवलप करना चाहिए, स्टॉक बिल्डअप करना चाहिए, ये चिल्ला रहे हैं कि मुझे तो इंपोर्ट करके दो, अपने खर्चे पे लेकर दो, मेरा बिजली घर तो तब चलेगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है, मैं समझता हूँ ये प्राइवेटाइजेशन का भी उसमें कोई काफ़ी बड़ा हाथ है। तो ये तो हो गया, मतलब है हमारे अपने जो थर्मल हैं। एक चीज़ और, बठिंडा बंद हुए 4 यूनिट, बठिंडा बंद हुए तो हमें उसकी कोल एलोकेशन ख़त्म होगी। रोपड़ के 2 यूनिट बंद हुए, उनकी कोल एलोकेशन ख़त्म होगी। तो मतलब है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एक ऐसे काम किए हैं कि आपने, ये तो सारों को पता ना कि 4 यूनिट बठिंडा के बंद हुए, 2 रोपड़ के बंद हुए, उसका रिजल्ट तुम्हारी कोल लिंकेज कम होगी। अब कहें यार हमें कोल नहीं मिला, कोल नहीं मिल रहा, कोल का मिनिस्ट्री कहेगी आपने तो खुद अपनी यूनिट बंद किए हैं। तभी मतलब कि पंजाब के ऊपर जो है पावर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूर, मेरे हिसाब से ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया अप्रैल में 2 महीने हैं सिर्फ बिल्डअप करने के लिए। मिनिस्ट्री ठोकर मार रही है, कहते तुम 10% इम्पोर्ट करो, बेशक 3 गुना 4 गुना रेट हो। देखो ये तो बेगानों की तरह ये कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और जो प्राइवेट नहीं, उनको पता है कि ये तो ऑलरेडी प्राइवेट वाला तो ऑलरेडी पिस रहा है शॉर्टेज ऑफ कोल करके। पर मतलब है कि सारा मतलब अनप्लान्ड और गलत तरीके। और एक चीज़ और, जो हमारी पछवाड़ा कोल माइन थी हमारी अपनी पंजाब की, उसकी डेवलप होने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब देखो गवर्नमेंट का या पावरकॉम का एस्टीमेट है कि मई के महीने में कोयला आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर मई में कोयला आना शुरू हो गया तो इम्प्रूवमेंट होगी, पर अब अभी तो हम अप्रैल के शुरू में है, तो वो कोल माइन है झारखंड में, उधर कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हमें इधर बैठे हम कह नहीं सकते गारंटी से कि भाई उधर मतलब कोल माइन शुरू हो जाए। वो भी एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, ये हमारे पास अपना नहीं है, प्राइवेट कंपनी को अवार्ड किया गया उसकी कोल माइनिंग डेवलपमेंट। जी सर, एक आपने इशू उठाया था जो बीएमबीएल वाला था, उसमें अभी क्या अपडेट है सर? बीबीएमबी में मैं तो समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बेगानों की तरह मतलब ट्रीट कर रहे हैं, और ये कोई बात अच्छी नहीं, क्योंकि मुल्क तो एक ही है। और बेसिकली बीबीएमबी में 4 स्टेट्स हैं जिनका शेयर है तकरीबन, सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, ये 4 स्टेट्स हैं। ये 4 स्टेट्स की मिल्कियत कंबाइन है बीबीएमबी। अब उसको मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर में दे रखा है। प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट्स, एसेट्स स्टेट्स के हैं, ये 4 स्टेट्स के। तो अब ये सवाल पैदा जब हुआ कि इसके ऊपर मतलब मैनेजमेंट कौन करेगा, तो एक्ट कहता है 2 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए पंजाब, और इन्होंने शुरू से ही मेंबर पावर पंजाब से लिया और मेंबर इरिगेशन राजस्थान से लिया, क्योंकि शेयर सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा खर्चा ये मीट करते हैं। मतलब ये 2 मेजर रीज़न है जो बाकी किसी पे लागू नहीं होते। पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा खर्चा बेयर करते हैं और सबसे ज़्यादा उनका शेयर है। तो कोई और स्टेट जिसका इतना है नहीं, उतना हक बनता नहीं। पर इन्होंने ऐसा कानून बदला कि अब कहते हैं कि तो कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है पंजाब और हरियाणा से। 1967 से आज तक मेंबर पावर पंजाब से आता रहा है और मेंबर हरियाणा इरिगेशन से आता रहा है। उस टाइम मतलब स्मूथली चला, क्योंकि रीज़न ये थी कि सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ही यही थे। अब इनको पता नहीं क्या तकलीफ होने लगी है, कहते हैं हम तो बाहर से भी ले सकते हैं। तो ये बात कुछ सही नहीं है। अच्छा, फाइनली एक ये मतलब कानूनी पॉइंट है जिसको मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी, ये जो अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट किया गया है, अमेंडमेंट ऑफ बीबीएमबी रूल्स 1974, उसके एंड में लिखा है दिस इज अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 97 में लिखा है कि अगर कोई भी रूल्स चेंज होते हैं
तो उनको पार्लियामेंट में पेश करना ज़रूरी है। और पार्लियामेंट को में पेश करने के बाद 30 दिन का टाइम गवर्नमेंट को या एमपीज़ को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया जाता है। ये मतलब कानून में है 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो अभी 29 मार्च को ही, बहुत रिसेंटली, अभी 3-4 दिन हुए, ये जो अमेंडमेंट थी राज्यसभा में पेश की गई है। तो उसका मतलब ये है कि अभी भी 30 दिन का टाइम है कि पंजाब के और हरियाणा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको ये मौका दिया गया है एज़ पर लॉ कि आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहो तो करो। और उसके साथ अगर उसमें ये भी लिखा है कि अगर वो ऑब्जेक्शन वैलिड पाए गए तो वो जो कानून की अमेंडमेंट है वो रद्द की जाएगी। तो वो मतलब है जो भी अमेंडमेंट हुई है वो अभी 30 दिन का वक्त अभी भी है उसको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। जी सर, एक बात तो जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और पंजाब सरकार ने बोला कि हम ऐसे 300 यूनिट, पहले तो उन्होंने बोला था कि फ्री कर देंगे, बट अब वही उन्होंने फिर रेट लागू कर दिए। इसको कैसे देख रहे हो सर? देखो जी, इसमें मतलब है जो असलियत है मैं बता दूं कि इलेक्शनों के टाइम, क्योंकि हम अभी उस दौर से निकले हैं, इलेक्शनों पे टाइम हर एक पार्टी बिना एक्सेप्शन के, हर एक पार्टी फ्री पावर के प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में करके कहते हैं कि मैं इतनी फ्री करूंगा, मैं ये करूंगा और आप मुझे वोट डालो। ये नहीं, सारी पार्टीज ऐसे करती हैं, सारी मतलब। तो अब इलेक्शन के टाइम मतलब जैसे कुश्ती टाइप हो रही है, हर एक पार्टी के मैं इतना फ्री करूंगा, मैं उतना फ्री करूंगा, मैं इतना करूंगा, मैं इतना करूंगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो इलेक्शंस कंप्लीट हो गए, एक पार्टी पावर में आ गई पंजाब में। नाउ सवाल ये है कि इलेक्शनों के टाइम प्रॉमिस करना बात अलग होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना बात अलग होती है। मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 65, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 65 कहता है कि अगर सरकार कोई फ्री पावर देना चाहे तो उसको एडवांस पेमेंट सब्सिडी की बिजली बोर्ड को करनी ज़रूरी है। और अगर वो एडवांस पेमेंट नहीं करेगी तो वो सब्सिडी मानी इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। एक्ट, कानून, पार्लियामेंट का कानून तो ये कहता है। और वो इसलिए बनाया गया था, वो उस टाइम जब ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना, उन्होंने ये सोचा था कि मतलब पार्टीज प्रॉमिस कर देती है, बाद में सब्सिडी देते नहीं, और क्या होता है कि बिजली बोर्ड्स की फाइनेंशियल हालत बिगड़ जाती है। तो ये उस सेफ गार्ड, ये मतलब बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। मतलब इससे बड़ा मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता कि अगर सीधे लफ्ज़ों में अगर सरकार एडवांस पेमेंट करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फ्री पावर दी जानी चाहिए। उसका रिवर्स, अगर एडवांस पेमेंट नहीं होती तो वो एडवांस पेमेंट बनता नहीं, एक्ट के हिसाब से नहीं देना चाहिए, एक्ट के हिसाब से। तो कानून तो ये कहता है। अब होगा क्या, मैं तो समझता हूँ कि होगा यही कि सरकार तो कहेगी बिजली बोर्ड को कि तुम तो फ्री देना शुरू करो ना, तेरी पेमेंट बाद में आती रहेगी, काहे को, क्योंकि क्वेश्चन, बोर्ड भी गवर्नमेंट कंपनी है, उसका ओनर भी स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे आसान तरीका उसका ये है कि गवर्नमेंट कह दे कि तू शुरू कर फ्री, तेरे पैसे आते रहेंगे, तू चिंता ना कर, मैं जो हूँ ना, मैं तेरा ओनर हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। तो इस करके ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि बिजली बोर्ड की जो फाइनेंशियल हालत है ना, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा वैसे। जी सर, एक और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि चिप वाले मीटर हैं जो लगाने शुरू कर देंगे। इससे पहले जनता महंगाई की मार झेल रही है। जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और इवन अगर बात की जाए तो सिलेंडर भी रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, 50 रुपये पीछे बढ़ के हटा है। मतलब कि महंगाई दरें ज़्यादा बढ़ रही हैं और चिप वाले मीटर अगर आ जाएंगे तो उसमें जो कंज्यूमर है उसको कितना फ़र्क पड़ सकता है? उसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि
historically, central government one authority, state governments other authority. सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, इसमें कोई शक नहीं। फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ट्यूबवेल, फॉर जो भी है मतलब है वो देता है सहायता फाइनेंस थ्रू पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, थ्रू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल मतलब हेल्प देता है। अब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है मैं तुम्हें हेल्प तो देता हूँ पर बदले में मेरा ये मतलब कंडीशन है कि तू इस बोर्ड में मतलब है प्रीपेड मीटर, चिप वाले मीटर लगाओ। वो एक शर्त कि तुझे पेमेंट तब इन कंडीशन मिलेगी, तू पहले वो मीटर लगाएगा। उसका आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, आर्ग्यूमेंट देखो चीज़ को मतलब तोड़ मरोड़ के कैसे कहा जा सकता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि जो एग्जिस्टिंग मीटर्स हैं उनमें चोरी बहुत ज़्यादा होती है, बिजली बोर्ड को लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए चोरी से बचने के लिए आप ये स्मार्ट मीटर लगाओ। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा है कि मतलब स्मार्ट मीटर लगाने से चोरी रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है, क्योंकि ये कहानी शुरू से सुनते आए हैं कि जब पुराने ज़माने में जो मैकेनिकल मीटर होते थे डिस्क वाले, उस टाइम भी ये गवर्नमेंट कहा करती थी अरे तुम्हारे ये मैकेनिकल मीटर्स में बहुत चोरी है, इनको बदलो और इनमें जगह इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाओ। ये तो हमने देखा है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जब लग गए तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में रिमोट और चोरी के साधन फिट होने शुरू हो गए। सो वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था कि गवर्नमेंट कहती थी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाओ और चोरी बंद हो जाएगी और जो मैकेनिकल मीटर फेंक दो। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए, अब कहते नहीं नहीं और इलेक्ट्रॉनिक मीटर से नहीं रुकती, स्मार्ट मीटर लगाओ तो तुम्हारी चोरी रुकेगी। ये फ्रॉड कब तक चलता रहेगा। और उसमें एक चीज़ मैंने काफ़ी इस चीज़ पे सोच समझ के एनालिसिस किया है कि जो चोर होता है वो सिपाही से 2 कदम आगे ही भागता है। द थीफ इज ऑलवेज 2 steps ahead ऑफ द पुलिसमैन। तो ये कहते हैं कि आप स्मार्ट मीटर लगा लो और चोरी नहीं होगी। हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर जब लगाए थे यही चीज़ गई थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर में जिस हिसाब से रिमोट लगे चोरी हुई वो अभी तक वो इसे संभल नहीं पाए। अब कहते हैं नहीं इलेक्ट्रॉनिक को भी छोड़ो और स्मार्ट लगाओ। तो ये मतलब है जो कुदरत का मैं कानून कह दूं, स्मार्ट मीटर तभी कानून हो मतलब कामयाब हो सकते हैं अगर कंज्यूमर ईमानदार हो और चोरी ना करे। अगर कंज्यूमर ईमानदार हो और चोरी ना करे तो कोई भी मीटर लगाओ सही चलेगा। और अगर कंज्यूमर चोरी करने पे तुला हुआ है तो बढ़िया से बढ़िया मीटर लगा दो, उसको फेल करके चोरी करेगा। ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल डिक्टेटर कह लो और दादागिरी कह लो। दादागिरी इस बात के देखो एक्चुअली है तो बड़ी शर्मनाक बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोनाइज कर रही है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दी स्मार्ट मीटर्स, और वो उनको मतलब ये देखो चीज़ें सामने नहीं आती पर पता लगती हैं। उनको कहते हैं लिया तेरा माल मैं बिकवाता हूँ, मैं कानून बनाने वाला मैं हूँ। तो वो मतलब है एक कॉन्स्पिरेसी बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि ठीक है आई विल रिकमेंड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कि तुम्हारे मीटर लगाए जाएं, बताओ मेरा क्या है साहब। मतलब ऐसे हालत से। और शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे उस टाइम भी यही शोर मचा था कि अरे ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं है, उनके पीछे जो कंपनियां हैं ना वो हैं जो मिनिस्ट्री के थ्रू कहलवा रही हैं। तो जो धंधा उस टाइम हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीटर से वही धंधा अब ये स्मार्ट मीटर से हो रहा है। ਜੀ ਪਦਮਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली देखूंगा कि जो मीटर रीडिंग एंड स्पॉट बिलिंग का जो एक्टिविटी है वो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंटली और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ से होना चाहिए, ताकि मतलब कनाइवेंस जिसको बोलते हैं, मिली भगत और चोरी का धंधा रुके। अब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी के मीटर रीडर लगेंगे, ठीक है, वो उनको ड्यूटी लगाई गई है तो आपने मीटर की रीडिंग लेनी है और बिल्स वगैरह बिलिंग उसके ऊपर होगा। जो प्रैक्टिकली क्या है, जैसे मैंने बताया ना, अगर नीयत ख़राब है तो बढ़िया से बढ़िया सिस्टम फेल होगा। ਇਹ ਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਟੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ।